गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, कल की क्लास में हमने गति की समीकरण के बारे में बात की थी और हमने कल की क्लास में जो गति की समीकरण है उनको दो तरह से हल करने के तरीके सीखे थे। एक सिंपल बीजगणितीय रूप था, ठीक है, और दूसरा था समाकलन के तरीके से। क्लियर? और हमने जो तीनों समीकरण पढ़ी थी, एक बार मैं वापस से लिख रहा हूँ। फर्स्ट समीकरण क्या थी? न्यूटन की v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। सेकंड समीकरण थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये बच्चों तीन समीकरण थी और इसको हमने डिस्कस कर चुके थे। अब देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो आज का टॉपिक है, समत्वरित गति के लिए समत्वरित गति में nवें सेकंड में कण द्वारा तय दूरी, यानी कोई भी कण एक समान रूप से त्वरित गति कर रहा है, ठीक है ना। यानी उसका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है? एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक समान त्वरित गति में किसी कण के द्वारा जो nवें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसके बारे में हम बातें करेंगे। क्लियर? देखिए बच्चों, एक बार बात करते हैं। आपको पता है, देखिए nवें सेकंड का मीन्स क्या हो गया? जैसे किसी पार्टिकल ने जिसका इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है और वो एक समान एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसने मान लेते हैं कि t इक्वल टू 10 सेकेंड में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, हम मान लेते हैं वो है 50 मीटर है। क्लियर? और उसने t इक्वल टू 11 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हम मान लेते हैं 55 मीटर है। क्लियर? तो यानी उसने t इक्वल टू 10 से लेके और 11 यानी इस nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर? देखिएगा, आपको पता है बच्चों कि अगर हम निकालें कि जो डिस्टेंस है वो 11 सेकेंड माइनस जो डिस्टेंस है 10 सेकेंड, अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 5 मीटर। यानी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और दी हुई है तो इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो किस प्रकार का होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो समझ गए होंगे आप कि n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो किस तरह से निकालेंगे कि पहले हम n सेकेंड की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर n-1 की डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? nth डिस्टेंस की nth सेकेंड की क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? अब देखिएगा, तो इसके लिए माना कोई कण या कोई भी वस्तु देख सकते हैं आप, कोई कण प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है तथा उसका समान त्वरण a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक वेग तो कितना है? u है, और एक समान त्वरण कितना है? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अतः गति की दूसरी समीकरण से, ठीक है, समीकरण से देखिए बच्चों, ये जो पीडीएफ है ये आपके ग्रुप में अपलोड हो जाती है वीडियो अपलोड होने से पहले। तो पहले आप इन पीडीएफ को राइट डाउन किया करें, फिर उसके बाद वीडियो को साथ साथ देखा करें, तो आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अतः गति की दूसरी समीकरण से, गति की दूसरी समीकरण क्या कहती है
टी समय में तय दूरी। बच्चों गति की दूसरी समीकरण से टी समय में जो दूरी s है वो कितनी होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये गति की दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब देखिएगा हम nवें सेकंड में निकाल रहे हैं, तो पहले हम nवें सेकंड की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर n-1वें सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, कण द्वारा t इक्वल टू n सेकंड में तय दूरी, यानी t का मान हम क्या कितना रख लेंगे, n रख लेंगे, तो उस केस में s कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। यानी किसी कण द्वारा n सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो कितनी होगी, un प्लस हाफ an स्क्वायर। क्लियर, ये तो n सेकंड में डिस्टेंस होगी। अब हम n-1 सेकंड के बारे में बात करेंगे कि n-1 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी होगी। तो देखिएगा, t इक्वल टू n-1 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी, यानी t इक्वल टू n-1 सेकंड में जो कण है वो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई वो कितनी होगी, n-1 के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ut, तो t की जगह हम कितना रखेंगे, n-1 प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी n-1 का स्क्वायर। इसको हमने सेकंड नंबर इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। क्लियर, यानी वो n सेकंड में डिस्टेंस थी और ये किस में है, n-1 सेकंड में। ठीक है, अब हमें nth सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, यानी nवें सेकंड में डिस्टेंस, तो हम Sn में से Sn-1 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, अतः nवें सेकंड में तय दूरी, यानी हम nवें सेकंड की तय दूरी निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, उसको हम dn से लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ n सेकंड, यानी Sn-1। ठीक है, यानी n सेकंड का उसमें से किसको माइनस कर लेंगे, n-1 वाले से उसको माइनस कर देंगे। तो यानी यहाँ से कितना हो गया, देखिए Sn कितना है, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये तो n सेकंड की डिस्टेंस है, माइनस यहाँ पे क्या है, un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। क्लियर, हमने Sn की वैल्यू को रखा है और उसके साथ साथ n-1 की वैल्यू को भी रखा है। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा कितना हो गया, सोल्व कर लेते हैं हम इसको, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अभी हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते देखिएगा, ये होगा u इंटू एन, un हो गया माइनस, और माइनस क्या हो गया, +1। क्लियर, ये माइनस और माइनस क्या, सॉरी माइनस u आएगा ये। ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा ना ये, अभी इसको नहीं मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, यानी ये आइडेंटिटी हम वापस से ओपन कर लेते हैं इसको, un प्लस हाफ an स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस un प्लस u। ठीक है, नेगेटिव को अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, इसको देखिएगा, यहां से ये माइनस को साथ साथ करता रहूँ मैं। ठीक है ना, अब साथ साथ करेंगे इसको, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ an स्क्वायर, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपके पास, an बचेगा
और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ ए आएगा। क्लियर? तो ये हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिएगा बच्चों, un से क्या हो गया, un कैंसिल हो गया, माइनस an और प्लस an भी एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा है, जो dn है वो बचा है आपके पास u प्लस an माइनस 1/2 a। क्लियर? या फिर हम इसको कितना लिख सकते हैं, dn इक्वल टू u प्लस, यहाँ से हमने a को कॉमन ले लिया, ये हो गया 2n माइनस 1 अपॉन 2। देखिएगा एलसीएम ले लिया हमने 2, तो ये कितना हो गया, एक को कॉमन लेके 1/-1, तो ये होगी, दिस इज सॉरी यह है nवें सेकंड में तय दूरी का समीकरण है। यानी ये जो समीकरण थर्ड है, ये क्या होता है, किसी भी कण के द्वारा nवें सेकंड में जो डिस्टेंस तय की जाती है, जो दूरी तय की जाती है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, इसे ध्यान से रखना, ध्यान देना कि इसे दूसरा नियम और बोलते हैं, इसे गैलीलियो का विषम नंबर या विषम अंक संबंधित नियम भी कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, ठीक है। विषम अंक संबंधित नियम का मीन्स क्या है, यानी हमने इस इक्वेशन को लिखा है कि dn बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। क्लियर? अब देखिएगा, यदि विषम सम क्यों आता है, यदि u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कण है वो स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ होता है, तो n बराबर 1 सेकेंड में तय दूरी, अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो उस केस में जो तय दूरी है वो कितनी आ जाएगी, d1 इक्वल टू u तो 0 हो गया, 0 प्लस a/2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आएगी, a/2। क्लियर? अगर हम n इक्वल टू 2 रखें तो d2 के लिए कितनी हो जाएगी, d2 वो हो जाएगी बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, d2 इक्वल टू 0 प्लस a/2 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी ये आपके पास आएगा 3/2a। क्लियर? इसी तरह अगर n इक्वल टू हम 3 लिखें, 3 सेकेंड में तय दूरी, तो उस केस में देखिएगा d3 कितना हो जाएगा, u प्लस a/2 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5a/2। ठीक है, यानी अगर हम दूरियों का अनुपात निकालें, ठीक है ना, अतः d1 रेशियो d2 रेशियो d3 इस तरह से निकालेंगे तो ये अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1:3:5 इस तरह से अनुपात है आगे की ओर। यानी ये जो नंबर है ये कैसे आएगा, विषम संख्या में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी कण द्वारा एक समान त्वरण से जब गति करता है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसका अनुपात कितना होता है, 1:3:5:7:9 इस तरह से लगातार वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, देखिए बच्चों, थर्ड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद आज आपको नेक्स्ट एक डे मिलेगा एक्स्ट्रा, उसके अंदर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट है, आपेक्षिक वेग।
देखिए आपेक्षिक वेग यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्लियर, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए आपेक्षिक वेग क्या होता है, जो आपने डेली लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस फील किए होंगे। जैसे कि आप ये कोई दो रोड है मान लेते हैं। क्लियर, अगर कोई भी पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो पर्सन ए है, किसी कार या बाइक से मूव कर रहा है, ठीक है, और आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर, अगर आप दोनों की स्पीड सेम है, जैसे मान लेते हैं दोनों की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा कि जो आपको जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, इनिशियल केस में आपको बिल्कुल जस्ट आपकी साइड में है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस, अगर दोनों ए और बी इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको कुछ समय बाद भी दोनों की पोजीशन क्या होगी, एक साथ बराबर मिलेगी। यानी इन दोनों की अगर हम बात करें, दोनों की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन रिलेटिव स्पीड का मीन्स क्या है, एक की रेस्पेक्ट में जो दूसरे की स्पीड है वो कितनी है, 0 है। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा, आप ए से चलना स्टार्ट होते हैं इस डायरेक्शन में, और आप दूसरे पर्सन है बी से चलना स्टार्ट होते हैं सेम डायरेक्शन में। क्लियर, जो ए की स्पीड है वो मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो बी की स्पीड है वो मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा, आपसे पूछा जाता है कि 5 आवर्स के बाद, यानी 5 घंटे के बाद ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी। आपको पता है कि जो ए है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, और जो बी है उसकी स्पीड कम है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा 5 घंटे की अगर हम बात करें, तो बच्चों 5 घंटे में जो ए के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी ए के द्वारा 5 घंटे में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 250 किलोमीटर। क्लियर, इसी तरह से अगर बी की बात करें, तो बी के द्वारा जो 5 घंटे की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। यानी 5 घंटे में उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। यानी जो ए है 5 घंटे बाद बी की रेस्पेक्ट में कितना आगे हो जाएगा, 50 किलोमीटर आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कौन सा कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पर जैसे ट्रेन में आप बैठे होते हैं, तो जैसे ट्रेन चलती है तो आप देखते हैं कि आपके जो नियर बाई के ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है ना, आप दूर से देखें वो क्या होते हैं, पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो आपकी ट्रेन है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, लेकिन इस ट्रेन की रेस्पेक्ट में ये कैसे है, रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए ये आपको कैसे दिखाई देंगे, गतिशील। किसकी वजह से, आपेक्षित गति की वजह से। इसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे एक एग्जांपल और पूछा जाता है कि आपने ए कोई बिंदु है, सॉरी ए कोई पॉइंट है, यहाँ से किसी आपने चलना स्टार्ट किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी है उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ से और यहाँ के बीच की अगर हम बात करें, यहाँ से और यहाँ के बीच की अगर बात करें, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये 260 किलोमीटर है या 280 किलोमीटर मान लेते हैं, 180 किलोमीटर। तो मुझे बताइए ए और बी एक दूसरे को कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे। यानी दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, एक की 40 है और एक की 50 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों की डायरेक्शन भी अलग है। एक ए है जो बी की तरफ जा रहा है, सिमिलरली जो बी है वो किसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है। तो यहां से अगर हम दोनों की बात करें,
वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से अगर हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो देखिएगा कितनी देर में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखिए इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। कैसे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो देखिएगा यानी 2 घंटे बाद ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर उन दोनों की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से क्या हो गया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, वो 90 की अगर हम बात करें तो 2 आवर्स में क्या हो जाएगी, वो कवर हो जाएगी। क्लियर। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु की गति दूसरी वस्तु के सापेक्ष, अब दूसरी वस्तु है ये गतिशील भी हो सकती है और स्थिर अवस्था में भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपेक्षित गति कहलाती है, अपेक्षित गति कहलाती है, अपेक्षित वेग कहलाती है, ठीक है ना। तो अपेक्षित गति या अपेक्षित वेग क्या होता है, किसी एक गतिशील वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है वो क्या कहलाती है, अपेक्षित गति कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपेक्षित गति के लिए हम कुछ नियम याद रखते हैं जिनके, मान लेते हैं कि पहला नियम है, ठीक है, यदि दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में गतिशील हैं, अगर दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हैं तो क्या होगा, देखिएगा, माना वस्तु ए व बी जिनकी गतियां क्रमशः VA तथा VB है, गतियां कितनी है, VA तथा VB है, एवं दोनों समान दिशा में चल रही है, गतिशील है। अगर दोनों समान दिशा में तो अपेक्षित गति, अपेक्षित गति कितनी हो जाएगी, VAB। अगर दोनों समान दिशा में, ध्यान रखना हमेशा क्या होगी, माइनस हो जाएंगी, VA माइनस VB, ठीक है। तो ये क्या होगी, अपेक्षित गति। ये मॉडुलस के अंदर होनी चाहिए, यानी इनका मान है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक, या फिर VA जो ज़्यादा वाली है उसमें से क्या करनी है आपको, कम वाली है उसको माइनस से करना है। क्लियर। तो ध्यान रखना कि अगर दो वस्तुएं एक समान दिशा में चल रही है तो उनकी जो अपेक्षित गति है वो हमेशा क्या होती है, माइनस हो जाती है। क्लियर। सेकंड बात करें, यदि दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में, अगर दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, VAB, यानी अपेक्षित गति है वो कितनी हो जाएगी, VA प्लस VB, ठीक है ना। यानी अगर दो कण विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो अपेक्षित गति हमेशा क्या होगी, उनकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड हो गया। अब देखिएगा थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अगर जो वस्तुएं हैं, यदि तीसरा
वस्तु ए, या फिर बी भी हो सकती है, आप बी भी ले सकते हैं, वस्तु ए स्थिर अवस्था में है, यानी दोनों वस्तुओं में से अगर एक वस्तु स्थिर अवस्था में है और एक गतिशील में है तो उनका अपेक्षित वेग क्या हो जाएगा, वी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा ए का मान 0 हो गया और वी का मान क्या हो गया, बी है उसके बराबर, बी की कुछ वेलोसिटी होगी यानी आपेक्षिक वेग है वो कितना हो जाएगा, वी बी के बराबर। क्लियर। तो इस तरह से हम 3 कंडीशन में, पहली जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में हो, सेकंड जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में हो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों वस्तुएं में से एक वस्तु स्थिर अवस्था में हो, उस केस में अपेक्षित गति है वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 3 है, सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में गति, ये फिनिश हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करने की कोशिश करना, मैं इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।